जब ये बंदा ट्रेनिंग ग्राउंड्स में आता है तो हर कोई इसे नीचे नजर से देखता है। सबको पता है कि ये पूरा का पूरा निकम्मा है, अपनी नोबल फैमिली के लिए एकदम शर्म की बात। लेकिन फिर ये सबको श्राप दे देता है जब ये अपने छोटे भाई को ड्यूटी के लिए चैलेंज कर लेता है। सबको पूरा यकीन होता है कि ये जिंदा बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि उसका भाई बचपन से ही जीनियस है और उसने अपनी स्किल्स पूरी जिंदगी मास्टर की है। हमारा ये बंदा भी बचपन में जीनियस था, लेकिन उसने ट्रेनिंग करने के बजाय शराब पीने और लड़कियों के पीछे भागने में अपना सारा टैलेंट बर्बाद कर दिया। फिर भी जैसे ही फाइट शुरू होती है वो बस अपने भाई के बेकार मूव्स पर हंसने लगता है। वो हर अटैक को बिना किसी मेहनत के ब्लॉक कर देता है और एक ही स्ट्राइक में उसे खत्म कर देता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं, किसी को समझ ही नहीं आता कि ये कैसे हो गया। शायद ये बस किस्मत थी। लेकिन जब अगला नंबर सबसे ताकतवर नाइट्स में से एक का आता है तब भी रिजल्ट वही रहता है। क्रिश्चियन उसे और भी जल्दी हरा देता है और बाकी नाइट्स के सामने उसकी बेइज्जती कर लेता है। तभी नाइट कमांडर का सब्र टूट जाता है। वो इस निकम्मे को अपने नाइट्स का मजाक उड़ाने नहीं दे सकती और ठान लेती है कि इसे इसकी औकात दिखाकर रहेगी। अपने फैमिली के बाकी लोगों की तरह वो भी उसे घटिया कचरा समझती है जिसे कहीं शराब में डूबकर मार जाना है। तो वो तूफान की तरह अटैक्स की बारिश करते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन वो हर बार को ब्लॉक कर देता है और एक बार फिर सबको श्राप दे देता है। और जैसे ही वो एक सेकंड के लिए ध्यान खोती है ये सीधे उसके चेहरे पर हेडबट मार देता है। अपना ही खून देखकर वो हैरान रह जाती है। फाइट रोक देती है क्योंकि अब वो उसे ट्रेन करके एक अनस्टॉपेबल वॉरियर बनाना चाहती है। अब तुम सोच रहे होगी कि ये हरामी एकदम से इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। असल में ये वही पुराना निकम्मा नहीं है, फ्यूचर का एक जीनियस इसकी बॉडी में आ चुका है। क्रिस असल में जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है, लेकिन किसी एक चीज का मास्टर नहीं। वो बस एक एवरेज बंदा है, लेकिन उसके पास एक ऐसा टैलेंट है जिससे वो कुछ भी तुरंत सीख सकता है। अपना नाम बनाने के लिए वो हीरोज पार्टी में शामिल हुआ था। अपने टैलेंट की वजह से उसने पार्टी में हर तरह के काम संभाले और इसी वजह से उसे द ग्रेट एक्स्ट्रा का निकनेम मिला। लेकिन इससे पहले कि वो सच में अपनी पूरी पोटेंशियल तक पहुंच पाता, एज ऑफ डिस्ट्रक्शन शुरू हो गया। उसी समय मैजिक एम्पायर से आया डेमन किंग ऑफ कार्नेज डोमिनियन ऑफ लाइट में तबाही मचाने लगा। हीरो इवान उसे रोकने के लिए काफी स्ट्रांग नहीं था। जैसा होना था वो लोग फेल हो गए और आखिरकार डोमिनियन ऑफ लाइट डेमन किंग ऑफ कार्नेज के हाथों में गिर गया। मरने से पहले हीरो इवान की एक आखिरी इच्छा थी। वो चाहता था कि क्रिस हीरो की भूमिका संभाले। वो चाहता था कि कार समय को पीछे घुमा सके, लेकिन क्रिस की सोच अलग थी। जिंदगी भर की तकलीफों के बाद ये मौत उसे रहम जैसी लगी, दुख से आजादी का दरवाजा। अगर उसे दूसरा मौका भी मिलता तो वो बस किसी अमीर फैमिली में पैदा होना चाहता। यही उसका आखिरी ख्याल था। और फिर वो मर गया और समय में पीछे चला गया। वो दोबारा जन्म लेता है मैजिक एम्पायर के एक यंग मास्टर की बॉडी में, उसी एम्पायर में जहाँ से डेमन किंग ऑफ कार्नेज आया था। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ लो, डोमिनियन ऑफ लाइट वो जगह है जहाँ इंसान रहते हैं और मैजिक एम्पायर वो जगह है जहाँ डेमन्स रहते हैं, जिन्हें फिएंस भी कहा जाता है। जिस जगह वो पैदा हुआ है वो है डार्क मैजिक क्लैन। मैजिक एम्पायर को सपोर्ट करने वाले 12 क्लैंस में से एक। अपने नाम से ही डरावना लगता है। उसे समझ आता है कि वो 15 साल पीछे आ चुका है, एज ऑफ डिस्ट्रक्शन शुरू होने से 5 साल पहले। अब क्रिस एक अमीर बिगड़ा हुआ लड़का है, लेकिन जिसकी बॉडी में वो आया है वो बंदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो अब क्रिश्चियन वैन बैरन खजार की बॉडी में है। अपने पिछले जीवन की यादों के मुताबिक क्रिश्चियन के नाम में वैन होना दिखाता है कि वो ब्रांच फैमिली से है। काउंट खजार का हाउस बैरन काउंटी की ब्रांच फैमिली है, जिसे डार्क मैजिक क्लैन भी कहा जाता है। हालांकि खजार फैमिली एक ब्रांच है, लेकिन डार्क मैजिक क्लैन में उनकी अच्छी पोजीशन की वजह से उनके पास काफी पावर और इन्फ्लुएंस है। उनकी दौलत तो इस असर को और भी बढ़ा देती है। मैजिक एम्पायर में ऐसा एक भी फियन नहीं है जो उनके इन्फ्लुएंस को ना पहचानता हो। खजार फैमिली के 2 संभावित वारिस हैं, लेकिन बड़ा बेटा क्रिश्चियन हमेशा मुसीबतें खड़ी करता है। और सबसे जरूरी बात, भविष्य में क्रिश्चियन को उसके ही रिश्तेदार मार देते हैं। ये खबर क्रिस के लिए बेहद खतरनाक है, क्योंकि उसने अभी अभी उसी की बॉडी ली है और वो मरने वाला है। क्रिस बस इतना चाहता था कि वो किसी सिंपल अमीर फैमिली में पैदा हो, बिना किसी ड्रामे के। लेकिन किस्मत को कोसने से कुछ नहीं होगा। उसे सोचना होगा कि कैसे जिंदा रहे। उसके पास 2 साल हैं क्रिश्चियन की मौत से पहले। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि उसे काउंट खजार के हाउस के अंदर ही खत्म किया गया था। एक ऐसी फैमिली जो ऑनर को बहुत अहमियत देती है। इसका मतलब साफ है, क्रिश्चियन पूरी तरह निकम्मा था और फैमिली ने अपने नाम को बचाने के लिए उसे मार दिया। तो क्रिस सोचता है कि अगर वो अच्छा इंसान बन जाए और लो प्रोफाइल में रहे तो शायद वो इस मौत से बच सकता है। अब मरने का मसला साइड में रखकर वो आरामदायक जिंदगी के बारे में सोचने लगता है। लेकिन तभी उसे याद आता है आने वाला एज ऑफ डिस्ट्रक्शन। डेमन किंग ऑफ कार्नेज ने इंसानों की बलि देकर रैग्नारोक पूरा करने के लिए युद्ध शुरू किया था। जब तक किसी को समझ आया बहुत देर हो चुकी थी। तो उसे आने वाली प्रलय को रोकना होगा। डेमन किंग ऑफ कार्नेज अकेले ही बेहद ताकतवर है और उसके पास मैजिक एम्पायर की पूरी वफादार फियंट आर्मी है। उसे रोकने का एक ही तरीका है, खुद उससे ज्यादा ताकतवर बनना। और वो तभी होगा जब क्रिस खुद डेमन एम्पायर बने और मैजिक एम्पायर के शिखर पर बैठे। उसके पास 5 साल हैं एज ऑफ डिस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले। इतना समय प्लान बनाने के लिए काफी है। अगर वो कामयाब हो गया तो पूरा मैजिक एम्पायर उसका होगा। उसके हेयर को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि वो बिना सही से माफी मांगे अपना गंदा चेहरा दिखाए उस शर्मनाक घटना के बाद जो उसने हाल ही में की थी। काउंट खजार उसे आखिरी चेतावनी देता है।
अभी बार गलती की तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। काउंट खजाल की खतरनाक, दम घोट देने वाली और इतनी भारी है कि क्रिस अनजाने में कांपने लगता है। आखिरकार वो अब तक की सारी गलतियों के लिए सच्चे दिल से माफी मांगता है। वो अपने और काउंट खजार के रिश्ते को सुधारना चाहता है ताकि क्रिश्चियन की खराब इमेज बिता सके। यही उसके प्लान्स को आगे बढ़ाने का एकमात्र रास्ता है। वो माफी मांगता रहता है, उम्मीद करता है कि काउंट का दिल पिघले, लेकिन लगता है सिर्फ शब्दों से काम नहीं चलेगा। काउंट उसके किसी भी बहाने पर यकीन करने के मूड में नहीं है, क्योंकि उसने पहले भी बहुत ड्रामा किया है। उधर क्रिस सोच रहा है, आखिर इस हरामी क्रिश्चियन ने ऐसा क्या किया था कि बाप का सारा भरोसा खत्म हो गया। इतनी सारी डरावनी कहानियां हैं उसके बारे में कि उसे खुद नहीं पता सबसे ताजा वाली कौन सी है। तो वो अपने पिता को याद दिलाता है कि कुछ दिन पहले उसकी याददाश्त का एक हिस्सा चला गया था। उसे सच में याद नहीं कि उसने ऐसा क्या किया जिससे भरोसा टूट गया। वो कहता है कि अपनी यादें वापस पाने की कोशिश में उसे एहसास हुआ कि वो कितना घटिया इंसान था। वो था, वो अपने पिता की बदनामी के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है, लेकिन फिर भी काउंट मानने को तैयार नहीं, क्योंकि वो ये बहाने पहले भी अनगिनत बार सुन चुका है। कोई और रास्ता न देखकर क्रिस एक एक्सट्रीम फैसला लेता है। वो खुद को पनिशमेंट केव में भेजने की मांग करता है, एक पूरे महीने तक वहां रहने के लिए तैयार। पनिशमेंट केव क्या है, जल्दी समझ लो। ये जगह हाई स्टेट्स फियंस को कैद करने के लिए बनी है। वहाँ कोई रोशनी नहीं होती और कैदी की पांचों इंद्रियां बंद कर दी जाती है। कुछ ही दिनों में दिमाग टूट जाता है और इंसान पागल हो जाता है। काउंट खजार को यकीन है कि क्रिस कुछ घंटों से ज्यादा नहीं टिकेगा। पूरा महीना तो दूर की बात है, लेकिन क्रिस ने सब सोच लिया है। ये उसके पास आखिरी तरीका है भरोसा जीतने का। काउंट, जिसने पहले भी उसके बड़े बड़े वादे देखे हैं, हिचकिचाता है। हर बार निराशा मिली है, फिर भी इस बार वो एक आखिरी मौका देने को तैयार है, लेकिन साफ कह देता है अगर एक महीने बाद भी वो बदला हुआ इंसान साबित नहीं हुआ तो उसे प्लान से निकाल दिया जाएगा। और प्लान से निकाला जाना मतलब सीधी मौत। क्रिश्चियन ने जिंदगी में बहुत दुश्मन बनाए हैं। प्लान की सुरक्षा रखते ही सब उसकी जान के पीछे पड़ जाएंगे। फिर भी हमारा बंदा चैलेंज स्वीकार कर लेता है, लेकिन अगर वो सफल हुआ तो वो अपने पिता से एक फेवर मांगेगा। काउंट उसकी कॉन्फिडेंस पर हंसता है, लेकिन मान जाता है, हालांकि उसे यकीन नहीं कि ये सच में बदल सकता है। बाद में अपने आलीशान कमरे में बैठा क्रिस एक फियन आता है और बताता है कि पनिशमेंट केव तैयार है। उसका नाम है कॉक्स, आधा वेम्पायर और काउंट खजार के हाउस का बटलर। क्रिस उसकी बात मानता है और थोड़ी देर बाद कंधे पर लगेज बैग डालकर चल पड़ता है। कॉरिडोर से गुजरते हुए हर सर्वेंट आपस में फुसफुसाता है। सबको लगता है ये निकम्मा फिर कुछ प्लान कर रहा है। उन्हें याद है हाल ही में उसने पॉइजन मैजिक क्लैन की यंग लेडी का अपमान किया था। मामला इतना बिगड़ गया था कि काउंट खजार को खुद झुककर माफी मांगनी पड़ी। अब समझ आता है कि काउंट इतना गुस्से में क्यों था। कुछ लोग तो दाव लगाने लगते हैं कि ये 2 दिन भी नहीं टिकेगा पनिशमेंट केव में, लेकिन हमारा बंदा बस मुस्कुरा देता है। उसे पता है वो सबकी उम्मीदें उलटने वाला है। साइड में उसका छोटा भाई खड़ा है, ध्यान से उसे देख रहा है। आखिरकार वो पनिशमेंट केव पहुंचते हैं। दरवाजे पर 2 डेथ नाइट्स गार्ड की तरह खड़े हैं, डरावने दिखते हैं, लेकिन क्रिस को रोकता कोई नहीं। जैसे कि तुम पहले से जानते हो, ये क्रिश्चियन का बायोलॉजिकल छोटा भाई है और एक मॉडल स्टूडेंट थॉर्न बेनबार खजा। बाकी इंट्रोडक्शन बाद में हो जाएगी, क्योंकि अचानक से ये छोटा सा बंदा अपने बड़े भाई पर एक फास्ट वन खींच देता है। अपनी तलवार की तेज नोक को क्रिस की आंखों के ठीक सामने रोक देता है। बाहर से तो हमारा लड़का रिएक्ट नहीं करता, लेकिन उसके अंदर की आत्मा तो लिटरली उस अटैक को आते देख हार्ट अटैक से मर चुकी होती है। अपने छोटे भाई से पूछता है कि वो यहाँ कर क्या रहा है। पता चलता है कि थॉर्न बस यहाँ अपने बड़े भाई को याद दिलाने आया है कि वो कितना पैथेटिक है। वो उसे वार्न करता है कि अगर उसने फैमिली नेम को और थानिश किया तो समझो वो पहले से ही मरा हुआ है। इस फिस्टी छोटे पंख को देखकर क्रिस को बुरा शक है कि पिछली लाइफ में क्रिश्चियन की मौत के पीछे यही थॉर्न था। क्रिस असल में एज ऑफ डिस्ट्रक्शन के दौरान थॉर्न से मिल चुका है। वो एक फियन था जो कर्स मैजिक के लिए फेमस था। खैर, क्रिस अपने छोटे भाई को एक सख्त घूरती हुई नजर से जवाब देता है। वो इंटेंस ग्लेयर थॉर्न को हिला देती है, जबकि क्रिस अपना टफ का एक्ट जारी रखता है और केव के अंदर घुसकर दरवाजा पीछे से बंद कर देता है। उसका ये एटीट्यूड शो थॉर्न को अंदर तक एनरिच कर देता है, क्योंकि वो अपने बड़े भाई का ये साइड देखने का आदी नहीं है। कट बैक टू क्रिस। वो अंधेरी केव में चलता है जहाँ वो कुछ देख या सुन नहीं सकता। बस उसकी उंगलियों के सिरों के आसपास हल्की सी फीलिंग बची हुई है। सोचने पर उसे लगता है कि ये फीलिंग जानबूझकर छोड़ी गई है ताकि कैदी अपने साथ लाई हुई चीजों को छू कर पहचान सके, वरना अगर वो अपने सप्लाईज तक टटोए भी न पाए तो भूख से मर सकते हैं। फिर भी कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसी जगह पर जल्द ही मेंटली ड्रेन हो जाता, लेकिन ये सब क्रिस पर असर नहीं डालता। आखिरकार ट्रेजर हंटर के टाइम में वो इससे भी बदतर हालात झेल चुका है।
ईमानदारी से कहे तो अपनी सेंस कट ऑफ होना तो वही है जो वो चाहता था। इस तरह वो अंदर की ओर फोकस कर सकता है और खुद के भीतर झांक सकता है। यही एक तरीका है जिससे वो इस टूटी हुई बॉडी को फिक्स कर पाएगा। हाँ, इसमें टाइम लगेगा और ढेर सारे लत भी चाहिए होगी, लेकिन जब उन्हें उसे डिवाइन हैंड कहा जाता था तब सीखी हुई मेडिकल स्किल्स और उसके मॉडिफाई किए हुए बोन कंप्रेशन आर्ट के साथ उसे पूरा यकीन है कि वो ये कर सकता है। और अब जब वो एक रिच बंदा है, उसके पास अलग अलग प्रॉपर्टीज वाले मैजिक स्टोन्स की एक्सेस है, तो इस जगह पर अपनी बॉडी फिक्स करना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसे सच में लगा था कि इतने एक्सपेंसिव होने की वजह से वो मैजिक स्टोन्स हासिल नहीं कर पाएगा, लेकिन लगता है रिच होने का ये भी एक पर्क है। पिछली लाइफ में हीरो इवान और उसे उन्हें पाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था। उसका पहला स्टेप होगा एक वाइट मैजिक स्टोन का इस्तेमाल करना, जो उसकी बॉडी में मौजूद सारे टॉक्सिन्स को प्यूरिफाई करेगा। हो सकता है ये प्रोसेस बोरिंग लगे, लेकिन ये एक एसेंशियल स्टेज है। उसे बड़ी बारीकी से अपने पूरे शरीर में जमा टॉक्सिन बिल्डअप को वाइट माना से साफ करना होगा। जरा सी भी गलती इमेंस पेन दे सकती है, लेकिन क्रिस के लिए ये वॉक इन द पार्क है। वो इसे बिना ज्यादा मेहनत डाले आराम से हैंडल कर सकता है। उधर काउंट खजार वापस अपने बटलर से क्रिश्चियन के बारे में पूछते हैं। बटलर बताता है कि क्रिश्चियन आज्ञाकारी तरीके से पनिशमेंट केव में प्रवेश कर गया। उसे पूरा यकीन है कि क्रिश्चियन इतना रेड हो जाएगा कि हेल्प के लिए पुकारने की ताकत भी नहीं बचेगी। ये अनसेटलिंग शब्द काउंट खजार को और ज्यादा बरी कर देते हैं। वो खुद से सवाल करने लगते हैं कि क्या उसे अंदर जाने देना सही फैसला था। काउंट याद करते हैं कि बचपन में क्रिश्चियन का फ्यूचर कितना प्रॉमिसिंग था, तो उन्हें समझ नहीं आता कि वो अचानक ऐसे कैसे टूट गया। एक पल के लिए तो वो ये भी सोचने लगते हैं कि कहीं क्रिश्चियन के एक्सेप्शनल टैलेंट उसके सिर पर तो नहीं चढ़ गए थे। चाहे उसके डाउनफॉल की वजह जो भी रही हो, काउंट ये ज्यादा पसंद करेंगे कि क्रिश्चियन क्रिपल होकर मारे बजाय इसके कि वो दयनीय जिंदगी जिए। जितना वो उसके शब्दों पर भरोसा करना चाहते हैं, वो खुद को इसके लिए तैयार नहीं कर पाते। आखिर ये पहली बार नहीं है जब उनके बेटे ने स्मूथ डॉग से उन्हें बेवकूफ बनाया हो। फिर काउंट अपने बटलर से पूछते हैं कि क्या उसने नोटिस किया कि क्रिश्चियन क्यों में जाते समय कुछ लेकर गया था। बटलर पहले हिचकिचाता है, लेकिन काउंट की सख्त नजरों के आगे उसे बोलना पड़ता है। वो बताता है कि क्रिश्चियन अपने साथ मैजिक स्टोन्स लेकर गया था। उनमें ड्रीम स्टोन्स भी थे जो किसी को भी हैलुसिनेट करा सकते हैं। बटलर को डर है कि क्योंकि उन्हें नहीं पता क्रिश्चियन क्या प्लान कर रहा है, उन्हें तुरंत केयू खोल देनी चाहिए। लेकिन काउंट खजार सख्त आवाज में साफ मना कर देते हैं। भले ही क्रिश्चियन कुछ शेडी प्लॉट कर रहा हो, तो भी उसे वही दुखद तरीके से मरने देना ही बेहतर है। एक महीना बीत जाता है और काउंट खजार खुद को केव के एंट्रेंस के बाहर खड़ा पाते हैं। क्रिस के सामने आने से पहले ही काउंट खुद को यकीन दिला चुके होते हैं कि उनका बेटा अब तक पूरी तरह रेक्ट हो चुका होगा। लेकिन उनकी सारी एक्सपेक्टेशन तब चकनाचूर हो जाती है जब वो क्रिश्चियन को केव से चौड़ी मुस्कान के साथ बाहर आते देखते हैं। जितना भी सरप्राइजिंग हो, इसमें कोई शक नहीं कि क्रिश्चियन ने अपना प्रॉमिस निभाया है और एक पूरी तरह अलग इंसान बनकर लौटा है। काउंट अपने बेटे की आंखों में चमक देखे बिना नहीं रह पाते। वही चमक जो उन्होंने बचपन के बाद कभी नहीं देखी थी। ये बदलाव काबिल तारीफ हो सकता है, लेकिन काउंट खजार अभी ढीले पड़ने वाले नहीं है। वो अब भी मानते हैं कि ये छोटा सा अचीवमेंट उन्हें यकीन दिलाने के लिए काफी नहीं कि उनका बेटा सच में बदल गया है। लेकिन क्रिश्चियन पीछे नहीं हटता। वो साफ कर देता है कि अगर यही चाहिए तो वो और भी कड़ी मेहनत करेगा। क्रिश्चियन को पूरा यकीन है कि उसके पिता सोचते हैं कि उसने केवल बस किसी तरह झेली है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। असल में वो इतना बिजी था ट्रेनिंग में कि उसे बोर होने का टाइम ही नहीं मिला। वाइट माना की वजह से उसकी एनर्जी कभी खत्म नहीं हुई, लेकिन असली गेम चेंजर था ड्रीम स्टोन। बटलर ने उसे नार्कोटिक माना स्टोन अंदर ले जाने से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन क्रिश्चियन खुश था कि वो जिद करके उन्हें साथ ले आया। ड्रीम स्टोन से होने वाली हेलुसिनेशंस ने उसकी मेटामॉर्फोसिस का टाइम ड्रास्टिकली कम कर दिया। इसके ऊपर से उसने अपने अंदर 2 कोर बना लिए। क्रिश्चियन को अपनी अचीवमेंट पर गर्व महसूस हुआ। उसे पूरा भरोसा था कि वो जीनियस है। आखिर 2 कोर होना रोज देखने वाली बात नहीं है। इसी वजह से उसने अपने लाइट कोर को अपने डार्कनेस कोर के अंदर छुपा दिया। अगर किसी ने ये खोज लिया तो रिएक्शन एक्सप्लोसिव से कम नहीं होगा। लेकिन उसकी लत यहीं खत्म नहीं हुई। उसे एहसास हुआ कि क्यू में कोई था जो चाहता था कि वो हेलुसिनेशंस में टूट जाए, लेकिन क्रिश्चियन ने उसी को कैटलिस्ट बना लिया और खुद को और आगे धकेल दिया। वर्तमान में वापस क्रिश्चियन अब अपने पिता से वादा किया गया फेवर लेना चाहता है। वो ब्लैक स्वैम्प नाइट्स के ट्रेनिंग ग्राउंड्स इस्तेमाल करने की परमिशन मांगता है। बेशक इतनी बोल्ड और रेकलेस रिक्वेस्ट पर काउंट खजाल का चेहरा तुरंत चिढ़ से मुड़ जाता है। काउंट की नजर में गुड फॉर नथिंग जैसे क्रिश्चियन का वहाँ कोई काम नहीं। आखिर ब्लैक स्वैम्प नाइट्स डार्क मैजिक प्लान को सपोर्ट करने वाले 3 नाइट ऑर्डर्स में से एक है और वहाँ सिर्फ सबसे एलीट नाइट्स को अपनी स्किल्स दिखाने की इजाजत है। लेकिन क्रिश्चियन डटा रहता है। वो उनके ऑर्डर में शामिल होने की मांग नहीं कर रहा, बस उनके ट्रेनिंग ग्राउंड्स उखाड़ चाहता है। वो मानता है कि ब्लैक स्वैम्प नाइट्स की बहादुरी देखना उस पर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डालेगा। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद काउंट खजार मान जाते हैं, लेकिन एक सख्त वार्निंग के साथ। नाइट्स के सामने खुद को डिस्ग्रेस मत करना, वरना इसका अंत तुम्हारी मौत होगा। क्रिश्चियन वार्निंग स्वीकार करता है और पिता के जाने से पहले एक और फेवर मांग लेता है। बाद में क्रिश्चियन ट्रेनिंग ग्राउंड्स पहुंचता है। जैसे ही वो अपने काम से काम रखा होता है, पीछे खड़े कुछ नाइट्स आपस में फुसफुसाने लगते हैं।
उसे गुड फॉरियन मास्टर के रूप में पहचानते हुए नाइट्स ये भी नहीं छुपाते कि वो काउंट के बेटे की बुराई कर रहे हैं, जो मैजिक एम्पायर की हालत के बारे में बहुत कुछ कह देता है। यहाँ स्ट्रेंथ सोशल स्टेटस से ज्यादा मायने रखती है। एक और वजह थी कि क्रिश्चियन ब्लैक स्वैम्प नाइट्स के ट्रेनिंग ग्राउंड आया था। वो लाइब्रेरी में एंट्री चाहता है। उसके पिता ने उसे बताया था कि वो लाइब्रेरी में तभी जा सकते हैं जब उसे डिप्टी कमांडर मेलॉन के लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिले, तभी कौन खजार उसे की देंगे। दरअसल लाइब्रेरी में खजार हाउस के सारे डार्क मैजिक रूमर्स रखे हैं और डार्क मैजिक सीखने के लिए क्रिस को वहां की एक्सेस चाहिए। क्रिस इस कंडीशन पर आपत्ति नहीं करता, लेकिन उसे हैरानी है कि ये जरूरी क्यों है, क्योंकि वो प्लान का एक इम्पोर्टेंट मेंबर है। उसके पिता उसे याद दिलाते हैं कि एक समय क्रिश्चियन ने एडवांस ग्रिमोर्स को ब्लैक मार्केट में बेचने की कोशिश की थी। यहाँ तक कि क्रिस भी सोचने लगा है कि उस वक्त क्रिश्चियन कैसी लाइफ जी रहा था। गुड फॉर नथिंग का टाइटल तो पूरी तरह फिट बैठता है। अब क्रिस की टॉप प्रायोरिटी है डिप्टी कमांडर की रिकमेंडेशन हासिल करना। वहाँ खड़े नाइट्स के बीच उसका छोटा भाई भी मौजूद है। वो एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करता और अपने बड़े भाई पर कानों की बौछार कर देता है। बेशक क्रिश्चियन को यूटिलाइज लगता है कि उसे इस ब्रैक से फिर डील करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही वो सोचता है उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ये शायद उसके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। थॉन अपने बड़े भाई के पास आता है, उसे मुड़ जाने और कभी वापस न आने का ऑर्डर देता है। वो जोर देकर कहता है कि क्रिश्चियन को पनिशमेंट के में बची हुई अपनी जिंदगी यूं बर्बाद नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्रिस हमेशा की तरह सहसी बना रहता है और ब्रैड को एक बार फिर हिला देता है, ये बताकर कि खुद उनके पिता ने उसे ट्रेनिंग ग्राउंड्स में एंट्री की परमिशन दी है। उसी पल एक और प्रमुख शख्सियत सी मैंग करती है। इस औरत की नजर स्टे को बिगाड़ दे और साफ है कि उसे यहाँ क्रिश्चियन की मौजूदगी बिल्कुल पसंद नहीं। चाहे काउंट ने परमिशन दी हो या नहीं, उससे उसे फर्क नहीं पड़ता। रिकॉर्ड के लिए ये डरावनी महिला है डिप्टी कमांडर मिलान। उसकी मौजूदगी ही हवा में 4 स्टार डार्क एनर्जी भर देती है। एक साफ कोशिश की क्रिस डर कर रोते बच्चे की तरह भाग जाए, लेकिन जैसा हम जानते हैं हमारा लड़का इतना आसानी से इंटिमिडेट नहीं होता। आसपास खड़े लोग नोटिस करते हैं कि क्रिश्चियन उसकी डार्क एनर्जी से पूरी तरह अनशेकन है और खुद मेलॉन भी टेंस हो जाती है जब उसे एहसास होता है कि वो उसके सामने बिल्कुल अनहिंज्ड खड़ा है। क्रिश्चियन शांत स्वर में उसे ग्लीड करता है और बातचीत शुरू करता है। वो अपने पास की गलतियों और लोगों के उसके प्रति ट्रस्ट की कमी को स्वीकार करता है, लेकिन अब वो ये साबित करने के लिए तैयार है कि वो ट्रेनिंग ग्राउंड्स इस्तेमाल करने के काबिल है। क्रिश्चियन प्रपोज करता है कि वो यहाँ मौजूद फियंस में से किसी एक से फाइट करेगा और जीत कर खुद को प्रूव करेगा। नेचुरली डिप्टी कमांडर मेलॉन उसकी इस सजेशन को एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं मानती और तुरंत खारिज कर देती है, लेकिन क्रिश्चियन यहाँ जोक करने नहीं आया है। एकदम शांत टोन में वो रिक्वेस्ट करता है कि उनके इंटरेक्शन के दौरान वो अपनी डार्क एनर्जी का इस्तेमाल ना करे। वो विनम्रता से एक अनाम ड्यूर की मांग करता है, क्योंकि उसकी डार्क एनर्जी की कैपेसिटी फिलहाल वैसे नहीं है जैसी होनी चाहिए।